Hello everybody, welcome to my YouTube channel Current Affairs by Ashutosh Sir for all government service aspirants। अभी अभी हमें तो पता चल गया है सबको कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाएगा तो उसमें कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। सो एवरी टाइम इफ यू विल सी बाकी सब सब्जेक्ट जो है रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, तो इसमें ऑल द पीपल आर वेल इक्विप्ड, दे हैव मच मोर रिसोर्सेस। लेकिन करंट अफेयर्स जो है ये आपका भाग्य बदल देगा। ये करंट अफेयर्स इट विल बी गेम चेंजर फॉर यू। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करने के बाद मैं इस यूट्यूब चैनल पे आया हूँ और जिसपे कि मैं सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के बारे में आपको हर तरफ से हेल्प करने वाला हूँ। मेरे इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स इन डेप्थ मिलेगा, रेगुलर बेसिस एनालिसिस मिलेगा, जनरल स्टडीज में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे। मंथली एंड वीकली करंट अफेयर्स भी आपको रहेगा। ओके, वीकली एंड मंथली करंट अफेयर्स जिसमें रिवीजन पर्पज से भी आपको बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा। देयर विल बी सम मॉडल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल और आपके मोटिवेशन को बूस्ट अप करेगा। हर करंट अफेयर्स के पीछे उसका थॉट क्या है, व्हाई इट इज सो, और उसका लॉजिक क्या है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश रहेगी। मंथली रिवीजन रहेगा, मेन राइटिंग स्किल्स भी रहेगा, स्पेशली जो हिंदू पेपर है, द हिंदू पेपर एनालिसिस, तो वहां से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो सब भी आपको रहेंगे। ओके, और ये तो हमेशा हर जगह जहाँ पे भी आप जाओ, ये दोनों तो नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ही हमेशा रहते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स आजकल बहुत चल रहे हैं मार्केट में, एंड स्टेट वाइज कौन सा स्टेट का कौन सा बेस्ट स्कीम है, सो एवरीथिंग इन अ नटसेल। तो हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं ये एक डिफरेंट टाइप का यूनिक अप्रोच होगा जिसमें एक क्वेश्चन के पीछे उसके सारा राज और एवरीथिंग विल बी गेट इन टू नो। सो मेरा पूरा मेहनत रहेगा कि आपको बहुत ही अच्छा, आसान से और ब्यूटीफुल वे में, लिसिड वे में आपको प्रेजेंटेशन दूं, एंड आई ऑल्सो एक्सपेक्ट कि आप लोग भी गेटिंग सक्सेस अहेड। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। देखिए, एक सिविल सर्विसेज का एक एग्जाम था जिसमें क्वेश्चन आया था कि हु हैज कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन हालांकि बस 2 मार्क का है, लेकिन इस 2 मार्क के पीछे का कहानी अगर हम जानेंगे, who has coined the term biodiversity. Okay, so here the only answer is Edward O. Wilson. This is the right answer. But before knowing this, the concept is about biodiversity और एक concept था that is called biodiversity hotspot. So एक biodiversity hotspot क्या है और biodiversity क्या है? Biodiversity एक बहुत बड़ा डोमेन है। One of the फीचर इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। एक एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने में देयर वी नीड 2 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज एटलीस्ट ग्रेटर देन 1500 of vascular plants should be endemic. Endemic means something is found in only one particular area and not found anywhere else. Second condition is at least 70% of the vegetation is lost. 70% of the vegetation is lost. Okay, तो अगर ये दोनों कंडीशन मैच कर रहा है then उस एरिया को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर सकते हैं। सो इस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को डिक्लेयर करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में देयर आर 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। नाउ इफ यू विल सी, आउट ऑफ 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारा इंडिया में देयर आर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ओके, वन इज कॉल्ड वेस्टर्न घाट, दिस वन इज वेस्टर्न घाट, दिस पोर्शन इज द हिमालयस, second portion, third portion is Indo-Burma, and the fourth portion is including many small islands. This is Sunda land. This is Sunda land. Okay, तो ये भी क्वेश्चन कभी पलट के आ जाता है because Sundarban and Sunda land are different. So these 4 are the biodiversity hotspots of India. तो इन चारों biodiversity hotspot में से biodiversity hotspot, out of these 4 biodiversity hotspot, Western Ghat is the biggest biodiversity hotspot. Okay, तो Western Ghat इतना बड़ा है वेस्टर्न घाट कि इसको वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्शन करने के लिए देयर इज आल्सो एक कमिटी, देयर इज आल्सो पैनल, कस्तूरी रंजन पैनल था और उसके बाद माधव गढ़गिल पैनल। सो IAS 2013 या 14 में एक क्वेश्चन आया था कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट व्हिच पैनल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, देयर इज कस्तूरी रंजन पैनल एंड माधव गढ़गिल पैनल। ओके, सो ये जो क्वेश्चन था, सवाल था कि बायोडाइवर्सिटी ये किसने किया है? E.O. विल्सन। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको आता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो कंसेप्ट है ये किसने दिया है, देन आवर आंसर विल गो टू नॉर्मन मेयर।
Fine. So these are the list of the things you need to know about this biodiversity hotspot. और अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ गया कि जस्ट अ मिनट, अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा है, तो या फिर वर्ल्ड में कौन सा कंट्री सबसे बड़ा वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्री कौन है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में रिच है, तो इसका सवाल है कि ब्राजील ब्राजील कंट्री है। ब्राजील इज द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। ओके, ब्राजील का सबसे ज्यादा है। एंड एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है एनवायरनमेंट रिलेटेड, दैट इज जून 5 June 5 is celebrated as World Environment Day. So you remember this thing, World Environment Day. June 5 is declared as World Environment Day. Okay, ठीक है दोस्तों, तो these all are the little things we should know about this biodiversity. Now moving on to the next slide. The International Yoga Day is celebrated on which date? इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? ओके, तो जो योगा डे है ये तो आप लोग सब जानते हो कि दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन 21st जून। ओके, सो नॉट ओनली दिस योगा डे बट दिस 21st जून हैज मेनी अदर फीचर्स। ओके, 21st जून को हमारा जो भी योगा डे हुआ था इसका थीम क्या था? द थीम वाज योगा एट होम। द थीम वाज योगा एट होम, योगा विथ फैमिली, योगा विथ फैमिली, योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। 21st जून जो है इसमें दिस इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड म्यूजिक डे। वर्ल्ड म्यूजिक डे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड म्यूजिक डे। वर्ल्ड म्यूजिक डे, इसको दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन्युलर सोलर एक्लिप्स। एन्युलर सोलर एक्लिप्स, एन्युलर सोलर एक्लिप्स। इतना ही नहीं, 21st जून में और एक डे भी आता है जिसको एक फेमस है जो बोलते हैं वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। ओके, और योगा तो बहुत फेमस है, तो इस योगा डे में हमारे दो मिनिस्ट्री जो हैं, दो मिनिस्टर्स ने कुछ स्पेशल इवेंट लॉन्च किए हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। क्या है ना, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज डेवलप्ड a concept called Bharat, where ये भारत का प्रचार करेगा कि what things are special about this Bharat. So the campaign launched by Ministry of Tourism is Bharat for the 21st June on the auspicious occasion of Yoga Day. और दूसरा है एक Ministry of Culture. Ministry of Culture जो है, Ministry of Culture ने भी एक campaign launch किया है. So Ministry of Culture has launched a campaign, Ministry of Culture. तो कल्चर ने जो कैंपेन लॉन्च किया है उस कैंपेन का नाम है नमस्ते योगा। Okay, the name of the campaign is Namaste Yoga. The name of the campaign is Namaste Yoga. So these are the things we need to know about this 21st June. Apart from Yoga Day, these are the list of the other important days जो कि हमें जानना है। Moving on to the next question. ये एक IAS का क्वेश्चन है, 2019 सिविल सर्विसेज UPSC का क्वेश्चन था। The Global Competitiveness Report is published by, obviously you know this answer. Okay, if you'll see the UPSC question trends for the last 10 years, UPSC is continuously asking in one question in prelims about the reports, which report is released by which organization. So that means this has become a fixed question. So everywhere if you'll see the prelims question of IAS for the last 10 years, this is the same question which is being carried out. ठीक है, तो इतना ही नहीं, हमें इसके बारे में और भी कुछ जानना है कि ये जो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा रिपोर्ट पब्लिकेशन करता है, राइट? सो इफ यू विल सी दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम it produces other reports, okay, like effective energy transition index. We have to move towards renewable resources of energy. Social mobility index, okay, other indices like global gender gap index, global risk report. This even produces a report called travel and tourism competitiveness report. Okay, now if you'll see IMF, if you'll see this IMF
International Monetary Fund. This also produces some report like World Economic Outlook, Global Financial Stability Report, Global Financial Stability Report, Fiscal Monitor. So these are the reports that are being released by IMF. Okay, and World Bank, there is a specialty. Global Economic Prospectus. This is being designed by World Bank. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTD). This UNCTD produces World Investment Report. वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको 2 मार्क्स यूपीएससी में कंफर्म करना है तो जितने भी सब इंडिसेस और रिपोर्ट्स पब्लिकेशन है, ये सबको एक बार ओवरलुक करके आपको रिवाइज करके रखना है। हालांकि हम नियर वीडियोस में आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी देंगे, हाउ टू रिमेंबर द इजी थिंग्स। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे जाते हैं। द हिंदू एनालिसिस से हमें ये मिला है कि इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं कि इस क्वेश्चन में और क्या क्या आइडियाज है और डेटा है, हम इसको ले सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज अबाउट रैपिड एंटीजन टेस्ट। दिस क्वेश्चन इज अबाउट रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, हमें देखना है कि इन पॉइंट में से कौन सा पॉइंट सही है या गलत है, राइट। बट द क्वेश्चन इज अबाउट रैपिड एंटीजन टेस्ट। इट इज अ पॉइंट ऑफ केयर एंड टेस्ट। ये बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ये एक लैब टेस्ट कंडक्ट होता है। 30 मिनट के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, वेदर यू आर कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, दो चीज है, एक एंटीजन, एक है एंटीजन। दिस इज द वायरस, एक्चुअली दिस इज द वायरस। ओके, एंड एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी के अंदर है, जो हमें इम्यूनिटी डेवलप करवाता है, जो इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, दिस एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इनसाइड, बट द वायरस प्रेजेंट इज नोन एज एंटीजन। सो रैपिड एंटीजन टेस्ट मीन्स रैपिडली वी आर डिटेक्टिंग वेदर द वायरस इज प्रेजेंट और नॉट। Okay, now first point is correct. Second point is time taken to produce the result by this test is more compared to RT-PCR. Friends, ये जो RT-PCR है, this is reverse transcriptase polymerase chain reaction. That means there is a copy of DNA. There is a copy of DNA, cDNA, complementary DNA, and this has been replicated to go for reverse process. So this step is very costly and it consumes around 2 to 3 hours to perform the test. Time taken to produce this test is more compared to RT-PCR. No, this statement is false, because rapid antigen test or RT-PCR test, RT-PCR टेस्ट। ओके, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि ये आपको 30 मिनट्स के अंदर रिजल्ट्स देगा, लेकिन इसका रिजल्ट्स आपको 2 to 3 आवर्स लगेगा। सो टाइम टेकन बाय RT-PCR इज डेफिनेटली हाई। द थर्ड स्टेटमेंट इज दिस टेस्ट कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ द वायरस इन दैट पेशेंट बॉडी। रैपिड एंटीजन टेस्ट में एज पर ICMR गाइडलाइंस, अगर आपको कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आया है एंड स्टिल अगर आपको कोरोना सिम्टम्स दिखा रहा है, मतलब आपका टेस्ट में यू आर नेगेटिव बट स्टिल इफ यू आर हैविंग सम सिम्टम्स ऑफ कोरोना, दैट मींस ICMR सजेस्ट कि आपको प्रोसीड करना है RT-PCR टेस्ट के साथ। ठीक, क्लियर? सो दीज आर द थिंग्स। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, and the third statement is also false. It doesn't guarantee the presence of the virus. Doesn't guarantee, it's just a report. Okay, so like this some assumptions and reasoning questions can be asked कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो इसमें हमें डिटेल्स आइडिया मिल गया कि कौन सा टेस्ट क्या है और किस में क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। This statement is about Rafale. Okay, तो अभी हमारा जो फाइटर जेट्स हमने फ्रांस से लिया हुआ है राफेल, इसके बारे में कुछ कंडीशंस है। क्या क्या स्टेटमेंट है देखो। इट इज अ ट्विन इंजन मीडियम। ठीक, ट्विन इंजन मीडियम, जी हाँ बिल्कुल, ये ट्विन इंजन है। एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एयर टू वाटर, एवरीवन इट कैन गो फॉर मल्टीफायर, मल्टी रोल, जहाँ पे भी है इसका आपको एयर में लेके फाइट कर सकते हो, इसके आप एयर से सरफेस पे भी आप इसको वार कर सकते हो। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डच कंपनी, नो इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ए फ्रेंच कंपनी। सो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड वन, इट इज फिटेड विथ एन ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम। पहले जो एयरक्राफ्ट होते थे, वो एयरक्राफ्ट जो है, वो जो फाइटिंग प्लेन्स होते थे, दोज वर अर्लियर वेरी हैवी। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते थे। ठीक है,
दे वर कैरिंग द ऑक्सीजन सिलेंडर्स। लेकिन ये जो रफेल है, इस रफेल में बाय डिफॉल्ट ये जो एयर इनपुट्स हैं, इस एयर के मदद से हमको ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ से मिल जाएगा। सो इन रफेल जेट वी आर नॉट कैरिंग एनी ऑक्सीजन सिलेंडर्स, द ऑक्सीजन इज बीइंग जनरेटेड इनसाइड दिस रफेल। ऑक्सीजन खुद जनरेट हो सकता है, कैसे ना, आउटर एयर से, आउटर एटमॉस्फेयर के मदद से। सो देयर इज अ सिस्टम इन दैट फिटेड इन दैट, दैट्स मेक द रफेल इवन लाइटर। अगर रफेल लाइटर बन गया, अगर वो लाइटर हो गया, दैट मीन्स इट कैन कैरी more and more weapons, and it is driven very fast. So this third statement is also correct. Okay, so it is manufactured by French company, it is not a Dutch company. Rest 2 points are up to the mark, and this is good. Moving on to our last slide about some हाँ, यहाँ पे एक बात बोलना भूल गया कि जो रफेल है, अभी अभी 5 रफेल जो आए थे, ये पांचों के 5 रफेल कौन सा स्टेट में लैंडिंग किए? इन हरियाणा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज लॉन्च सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कीम्स। तो ये कुछ स्कीम्स है, तो ये सारे के सारे यूजीसी की स्कीम्स है फ्रेंड्स। तो देखो क्या क्या है। दीक्षा आरंभ, ये क्या है ना, सॉरी, जब भी कभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट एक एडमिशन लेता है तो उसको डर रहता है कि उसको कुछ रैगिंग ना हो जाए, तो उसका फर्स्ट ईयर इसी टेंशन में चले जाता है कि मैं कुछ डाउट पूछ पाऊँ या नहीं पूछ पाऊँ। सो स्टूडेंट्स, टू मेक देम फ्री फ्रेंडली एंड इफ द स्टूडेंट्स हैव एनी टैलेंट दे कैन यूटिलाइज इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, सो दे कैन आस्क द website, they can enter to the UGC website, they can put up their ideas, they can connect with the faculty's friends, and they can proceed with their knowledge. So this scheme is the student induction program that is called Diksha Aram. स्ट्राइड क्या है ना, स्ट्राइड इज अ स्कीम जिसमें कि बताया गया है यूजीसी हैज लॉन्च्ड स्ट्राइड टू इनवाइट स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड फॉर रिसर्च रिलेटेड ओरिएंटेड, बिकॉज इंडिया में पहले रिसर्च करते हुए 15,000 मिलता था, लेकिन इसलिए कोई रिसर्च नहीं करता था। पीएचडी करो तो 5 साल लगता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने स्कीम लाया कि अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो वो डेफिनेटली उसको 35,000 तक मिल सकता है फॉर पीएचडी स्कॉलर्स, तो वो इंडिया में रह के रिसर्च कर सकता है। तो टू प्रमोट इन एजुकेशन अबाउट रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज, द स्कीम लॉन्च्ड इज स्ट्राइड। अगर कोई यूनिवर्सिटी और भी डेवलप करना चाहता है, सो दे हैव टू टेक सजेशंस फ्रॉम द यूजीसी, दैट स्कीम कम्स अंडर परामर्श। जब भी यूजीसी आया तो एक सॉफ्टवेयर है उर्कुंड, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स जो है जब अपना थेसिस रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो वो थेसिस एकदम न्यू और यूनिक होना चाहिए। सो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो थेसिस में कॉपी पेस्ट करते हैं, तो कॉपी पेस्ट करोगे तो हमारा आइडिया इट विल गेट इम्प्योर्ड। सो टू गेट प्यूरिफाइड स्टूडेंट्स एंड प्यूरिफाइड आइडिया, बिकॉज थेसिस रिपोर्ट जितना न्यू रहेगा रिसर्च में उतना प्रमोशन होंगे, रिसर्च उतना ही क्वालिटेटिव होगा, इनोवेटिव होगा एंड न्यू होगा। तो हमारे स्टूडेंट्स थेसिस रिपोर्ट में कॉपी ना करें, टू कॉपी द रिपोर्ट्स इज नोन एज प्लेगरिज्म। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लोग कॉपी ना करें, इसीलिए प्लेगरिज्म ना हो, प्लेगरिज्म इज ए क्राइम, इसलिए तो वो जो भी रिपोर्ट लाएंगे वो थेसिस कंप्यूटर में स्कैन होगा, और जो स्कैन होगा दैट सॉफ्टवेयर we have made, that we have purchased that software from Sweden, that name of the software is Urkund software. What is the purpose ना, कोई भी thesis report submit करेगा तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू से होके जाएगा, और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू से होगा तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ये कुछ कॉपी पेस्ट है, कहीं डाटा लिया गया है या नहीं। एक्चुअली जनरली हर जगह में 2 to 3 और 4% प्लेगरिज्म अलाउड है, क्योंकि आप कोई भी टॉपिक उठा लो तो वहाँ पे जो डेफिनेशंस रहेंगे, डेफिनेशंस आर ऑलवेज सेम, दे आर नॉट चेंजिंग, सो दैट्स व्हाई ओनली 2 to 4% ऑफ प्लेगरिज्म आर अलाउड समवेयर एल्स। केयर पोर्टल ना, जितने भी सब रिसर्च रिलेटेड वर्क्स है उसमें से सबसे अच्छे जर्नल्स जो हैं, रिसर्च जर्नल हो गया, यूनिक जर्नल्स हो गया, उन सबको एक सेफ कस्टडी में रखा जाए, सो दैट इज कॉल्ड केयर पोर्टल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।